हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप वृद्धि व विकास के पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हम लोग इथिलीन हार्मोन की बात कर रहे थे। हमने इथिलीन हार्मोन की डिस्कवरी यानी खोज की बात की थी कि कैसे कॉजिन्स वैज्ञानिक ने इथिलीन हार्मोन की खोज की थी, और फिर हमने एक विशिष्ट लक्षण देखे थे इथिलीन हार्मोन के कि पादपों के वो कौन से हिस्सों में संश्लेषित होता है। सभी बूढ़े जीर्णता दर्शाने वाले पादप भागों में वो निर्मित होता है और मीथियोनिन अमीनो अम्ल से ही संश्लेषित होता है। ठीक है, तो इथिलीन हार्मोन के अपन ने खोज यानी डिस्कवरी और विशिष्ट लक्षणों की बात कर ली थी। आज हम क्या बात करेंगे भाई? इथिलीन के कार्य की प्रभाव के। तो आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? इथिलीन हार्मोन के कार्य की प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखनी है बच्चों, सबसे प्रमुख चीज जो इथिलीन हार्मोन करता है वो फल पकने में काम करता है। इथिलीन हार्मोन का सबसे प्रमुख कार्य फ्रूट राइपनिंग में या फल पकने में होता है। तो सबसे प्रमुख काम इथिलीन हार्मोन का किसमें हो गया बच्चों? फल परिपक्वन यानी फ्रूट राइपनिंग में प्रमुख कार्य है। तो फल पकने में, फ्रूट राइपनिंग में प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन काम करता है? इथिलीन हार्मोन। ठीक है, फिर दूसरी चीज याद रखनी है बच्चों, एक इथाइलिन या इथिलीन हार्मोन का एक व्यावसायिक उत्पादक होता है। व्यावसायिक उत्पादक या जिसे हम कहते हैं कमर्शियल उत्पादक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? एथेफोन के नाम से। ठीक है, तो बड़े स्तर पर इस एथेफोन, इसमें इथिलीन गैस ही है, तो ये बड़े बड़े खेतों में छिड़का जाता है, हेलीकॉप्टर से छिड़का जाता है ताकि बड़े स्तर पर फसलों को एक साथ पका सके, है ना। अगर आपको बड़े स्तर पर फ्रूट राइपनिंग करनी है, बड़े स्तर पर खेतों में फल को पकाना है, तो हम इथिलीन गैस को व्यापक स्तर पे यूज करते हैं, बड़े स्तर पर उसको यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एथेफोन। तो इथाइलिन का कमर्शियल उत्पादक क्या कहलाएगा बच्चों? एथेफोन, जो बड़े स्तर पर फल को पकाने में यूज किया जाता है। तो प्रमुख कार्य क्या हो गया बच्चों इथिलीन का? फ्रूट राइपनिंग। फिर दूसरी चीज क्या याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, इथिलीन हार्मोन को आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे इथिलीन हार्मोन वो हार्मोन है जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर करता है पादप को, है ना। सारे पुराने पत्ते जो हैं, पुराने फल हैं, पके हुए फल हैं, पुराने पादपों के हिस्से हैं, इथिलीन उसमें संश्लेषित होता है। इसका मतलब इथिलीन हार्मोन जो है वो ही प्रमुख हार्मोन है जो जीर्णता को प्रेरित करता है, विलगन को प्रेरित करता है ना भाई। तो इसे हम कहते हैं प्रो एजिंग हार्मोन। मतलब ये हार्मोन जो है वो किसको? जीर्णता, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेनेसेंस, और विलगन को प्रेरित करता है। जीर्णता में भी किस तरह से? एक सेकेंड, आप इसको कैसे याद रखोगे बच्चों? एक सेकेंड। तो फलों के पुष्पों के जीर्णता को प्रेरित करता है। ठीक है, पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट कार्य क्या है भाई? सबसे प्रमुख पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है। अब एक चीज याद रखेंगे सर, विलगन तो एब्सिसिक अम्ल में भी पढ़ा था अपन ने। विलगन को प्रेरित तो एब्सिसिक अम्ल भी करता है। एब्सिसिक अम्ल केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में करेगा। अगर सवाल आ जाता है, आपके पास प्रश्न आ जाता है कि मुख्य विलगन करने वाला हार्मोन, एब्सिशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन प्रमुख कौन सा है, तो जवाब क्या करेंगे बच्चों? इथिलीन। इथिलीन प्रमुख हार्मोन है जो पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है। तो सबसे प्रमुख हार्मोन
जो पत्तियों के विलगन या पत्तियों के एब्सिशन को प्रमोट करेगा, है ना। पत्तियों के विलगन या एब्सिशन को प्रमोट करने वाला प्रमुख हार्मोन इथिलीन होगा, एब्सिसिक अम्ल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एब्सिसिक अम्ल केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करेगा। सामान्य अवस्था में पादप के अंग बूढ़े हो रहे हैं, पादप की पत्तियां बूढ़ी हो रही हैं और बूढ़ी होकर विलगित हो रही हैं। इसका प्रमुख कारण कौन सा हार्मोन है? इथिलीन। कौन सा आंसर करेंगे? इथिलीन हार्मोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों? हां, एनसीईआरटी में एक पॉइंट है चौथा। इथिलीन हार्मोन जो है ना, इथिलीन हार्मोन कॉटन यानी कपास, चेरी और वॉलनट्स, वॉलनट का मतलब पता है ना बच्चों, अखरोट। तो कॉटन, चेरी और अखरोट जैसे पादपों में फलों की थिनिंग करता है। इथिलीन कॉटन, चेरी, वॉलनट जैसे पादपों में फलों की थिनिंग करता है। अब फलों की थिनिंग करता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब जो पुराने फल हैं, पुरानी पत्तियां हैं, उनको विलगित कर देता है। जो पुराने फल हैं, पुरानी पत्तियां हैं, उनको मुख्य पादप से हटा देता है, गिरा देता है। क्यों? ताकि नए वर्ष में अगली बार नई पत्तियां, नए फल उग सकें, है ना। जो बहुवर्षीय पादप होते हैं बच्चों, उनमें क्या होगा? हर साल फल और पत्तियां लगेंगी, फिर वो पत्तियां पुरानी हो जाएंगी, फल पुराने हो जाएंगे, पक जाएंगे, गिर जाएंगे। गिरने के बाद फिर नई पत्तियां, नए फल आएंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फलों की थिनिंग। मतलब पुराने फल, पुरानी पत्तियों का विलगन हो जाएगा और विलगन हो जाने के बाद नए पत्तियां और नए फल आ जाएंगे। तो इथाइलिन हार्मोन, इथिलीन हार्मोन क्या करता है बच्चों? कॉटन, चेरी, वॉलनट जैसे पादपों में फलों की थिनिंग करता है, यानी पुरानी पत्ती व फलों का विलगन प्रेरित करता है। और क्यों प्रेरित करता है पुरानी पत्तियों और फलों का विलगन? ताकि नई पत्तियां और नए फल आ सके। इसे हम थिनिंग ऑफ फ्रूट्स या फलों की थिनिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट काम, तो बुढ़ापे में जीर्णता, विलगन, ये सब कौन कर रहा है? इथाइलिन। अब इथाइलिन वृद्धि प्रेरक भी होता है। तो वृद्धि प्रेरक का मतलब क्या है? ये मूल रोम और मूल वृद्धि को प्रेरित करता है। तो मूल वृद्धि व मूल रोम की वृद्धि को प्रेरित करता है। है ना। तो अपन ने कहा था वृद्धि संदमक तो है, लेकिन संदमक के साथ साथ ये वृद्धि प्रेरक भी होता है। तो वृद्धि प्रेरक कैसे है? ये मूल वृद्धि को और मूल रोम की वृद्धि को प्रेरित करेगा। ठीक है, फिर खीरे में, खीरे यानी कुकुम्बर में, ठीक है, खीरे को हम क्या कहते हैं बच्चों? कुकुम्बर। खीरे या कुकुम्बर में मादा पुष्पन को प्रेरित करता है। तो खीरे पादप में मादा पुष्पन को प्रेरित भी कौन करेगा? इथिलीन प्रेरित करेगा। फिर क्या करेगा? मूंगफली में, पीनट्स में बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। तो पीनट्स यानी भाई मूंगफली में बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, आलू में, पटेटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग को प्रेरित करेगा। पटेटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग का प्रेरण करता है। फिर पाइनएप्पल और आम में, पाइनएप्पल और मैंगो पादपों में पुष्पन को भी और पुष्पन के साथ फलों के निर्माण को भी समकालित करता है।
एक ही समय पर पुष्प और फल दोनों लग जाए पाइनएप्पल और मैंगो में, तो वो कौन करेगा? इथिलीन हार्मोन। तो क्या करेगा भाई? पाइनएप्पल और मैंगो में पुष्पन व फल निर्माण को समकालित करता है। मतलब एक ही समय पर पुष्पन और फल निर्माण हो, उसको कौन करेगा? इथिलीन हार्मोन। अब ऑक्सिन हार्मोन में हमने पढ़ा था बच्चों, पुष्पन पाइनएप्पल में पुष्पन ऑक्सिन भी करता है और पाइनएप्पल में पुष्पन इथिलीन भी करता है। तो आंसर कैसे करेंगे? सुन लेना। अगर पाइनएप्पल में केवल पुष्पन पे सवाल आए, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग या पुष्पन कौन प्रेरित करेगा, तो आंसर ऑक्सिन कर देंगे। लेकिन पाइनएप्पल में पुष्पन के साथ साथ फलों के निर्माण को समकालित एक ही समय पर कौन प्रेरित करेगा? तो पुष्पन और फल दोनों की बात हो तो आप आंसर क्या करोगे? इथिलीन हार्मोन। पुष्पन के साथ साथ फल निर्माण दोनों साथ साथ करना हो पाइनएप्पल में, तो आंसर करेंगे इथिलीन। और केवल पाइनएप्पल में पुष्पन की बात हो तो आंसर क्या करेंगे? ऑक्सिन। ठीक है। फिर आखिरी में भाई जो जलमग्न चावल के पादप हैं, वो पकने के बाद जल की सतह पर आ जाते हैं ना, उसमें भी किसका रोल होता है? इथिलीन हार्मोन का। तो ये क्या करते हैं? जलमग्न चावल के पादपों में पीटियोल वृद्धि करते हैं। तो ये सभी कार्य किसके हो गए बच्चों? इथिलीन हार्मोन के। सबसे प्रमुख कार्य तो क्या हो गया? फल पकना। फल पकने में और बुढ़ापे की ओर पादपों को भेजने में इथिलीन हार्मोन है ना। पादपों में जीर्णता हो रही है, जीर्णता को प्रेरित करना है, विलगन को प्रेरित करना है, फल पकाना है। सब पुराने भागों में बुढ़ापा या जीर्णता प्रेरित इथिलीन हार्मोन करेगा। और जीर्णता में देरी कौन लाएगा? जीर्णता का विरोध कौन करेगा? पादपों को तरुण ज्यादा यंग कौन रखेगा? साइटोकाइनिन बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये सभी कार्य आपको किसके याद रखने हैं? इथिलीन हार्मोन के। तो पादप हार्मोन्स जो पांचों प्रकार के थे बच्चों, वो हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सिन के बारे में, जिबरलिन्स के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, वो वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स थे। एब्सिसिक अम्ल मुख्य विरोधी हार्मोन है, इथिलीन भी मुख्य विरोधी हार्मोन ही है। जीर्णता में काम कर रहा है, विलगन में काम कर रहा है, तो मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन ही है। लेकिन किसी में बीज अंकुरन प्रेरित करता है, मूल की वृद्धि को प्रेरित करता है, इसलिए हम इसको वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों हार्मोन्स के रूप में याद रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? पादप वृद्धि हार्मोन्स की। हार्मोन्स की हमने बात कर ली। अब दूसरे भाग की बात करें इस चैप्टर में, तो अब हमारे पास क्या आता है? प्लांट ग्रोथ, या जिसे हम क्या कहते हैं? पादप वृद्धि, है ना भाई। तो अब हम किसकी बात करेंगे? पादप वृद्धि की या ग्रोथ की बात करेंगे। अब पादप वृद्धि पढ़ने से पहले हमको ग्रोथ या वृद्धि के बारे में पता होना चाहिए, मतलब क्या है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनो, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज यानी बढ़ोतरी। तो जब एक कोई भी कोशिका है, कोशिका के साइज में यानी कोशिका के आकार में या कोशिका के आयतन में अगर बढ़ोतरी हो रही है, कोई भी कोशिका की संख्या या कोशिका का आकार या कोशिका का आयतन बढ़ रहा है, तो कोशिका की संख्या, कोशिका का आकार या कोशिका के आयतन में जो बढ़ोतरी होती है उसे अपन वृद्धि कहते हैं। अब यह वृद्धि जो जीवित सजीव जीवों में होती है, पादपों में होती है, तो यह वृद्धि जो है वो स्थायी होगी यानी परमानेंट होगी। स्थायी यानी परमानेंट होगी और अनउत्क्रमणीय इररिवर्सिबल होगी।
भाई आप लकड़ी है, अगर एक लकड़ी या काष्ठ को, वुड को आप पानी में डाल दो तो वो वुड या पानी या जो लकड़ी है वो फूल जाती है, अंतःचूषण से बताया था। लेकिन लकड़ी जो है, काष्ठ जो है, वो सजीव है क्या? उसे आप वृद्धि कहोगे क्या? उसमें भी तो आयतन, वो फूल रहा है, उसके भी तो आयतन में वृद्धि हो रही है, तो आप उसे वृद्धि कहोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उत्क्रमणीय है। जब उस लकड़ी से पानी वापस निकल जाएगा तो वो सामान्य आकार में आ जाएगी, तो वो वृद्धि स्थायी नहीं है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय नहीं है। तो सजीव की पादपों में जो वृद्धि होती है, जंतुओं में जो वृद्धि होती है, वो स्थायी है। पादप एक बार लंबा होगा तो वापस छोटा होगा क्या? हमारी हाइट बढ़ेगी तो वापस छोटी होगी क्या? नहीं। ये वृद्धि या बढ़ोतरी स्थायी है और अनुत्क्रमणीय है। जो निर्जीव में, पानी, एक काष्ठ में या वुड में निर्जीव वस्तुओं में जो वृद्धि होती है वो स्थायी नहीं होती या वो उत्क्रमणीय होती है। तो जीवित की, पादपों में और जंतुओं की वृद्धि हमेशा स्थायी होगी, अनुत्क्रमणीय होगी और उसमें उपापचय भी होगा। अगर वृद्धि हो रही है, कोशिका का आकार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो चीजों का निर्माण हो रहा है या चीजें टूट रही हैं। तो निर्माण हो रहा है उपचय, चीजें टूट रही हैं अपचय, मतलब उपापचय से संबंधित है। तो पादप वृद्धि हो या जंतुओं की वृद्धि हो, कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में जो वृद्धि होगी वो परमानेंट, स्थायी होगी, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल होगी और उसमें उपापचय देखा जाएगा। निर्जीव वस्तुओं, अगर कोई निर्जीव वस्तु है जिसका आयतन बढ़ रहा है, जिसका आकार बढ़ रहा है, तो या तो वो स्थायी नहीं होगा या वो उत्क्रमणीय होगा और उसमें उपापचय तो कदापि नहीं होगा। तो अगर कोई काष्ठ या वुड का आयतन बढ़ रहा है, कोई निर्जीव वस्तु की साइज बढ़ रही है, तो उसमें उपापचय नहीं होगा। वो हो सकता है उत्क्रमणीय हो या अस्थायी हो। ठीक है। तो पादपों में वृद्धि क्या हो गई भाई? पादपों में वृद्धि हो गई कोशिका, उत्तक या अंग में होने वाली स्थायी, स्थायी यानी परमानेंट, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल बढ़ोतरी। वृद्धि कहलाती है ना? तो कोई भी पादप कोशिका हो, कोई भी पादप उत्तक हो, कोई भी पादप अंग हो, अगर उसमें स्थायी अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, होने वाली बढ़ोतरी किसमें? उनके उत्तक कोशिका या अंग में स्थायी या अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी, उसे क्या कहेंगे? वृद्धि या ग्रोथ कहेंगे। और इस वृद्धि में क्या होगा? उपापचय सम्मिलित होगा, है ना? इस वृद्धि में क्या सम्मिलित होगा बच्चों? उपापचय, या जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म सम्मिलित होगा। तो इस वृद्धि में क्या सम्मिलित होगा बच्चों? उपापचय या मेटाबॉलिज्म सम्मिलित होगा। चीजें क्या होंगी? या तो टूटेंगी या चीजें निर्मित होंगी। तो उपापचय की प्रक्रिया किसमें देखी जाएगी? इस वृद्धि में देखी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो वृद्धि जो है, जो पादपों में वृद्धि है या सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वृद्धि है, उसमें उपापचय क्या होगा? सम्मिलित होगा। ठीक है। अब क्योंकि यह चैप्टर पादप से संबंधित है तो हम पादप वृद्धि के लक्षण देखेंगे, है ना भाई? अब हम किसकी बात करेंगे? पादप वृद्धि के लक्षण की।
तो पहली चीज याद रखनी है बच्चों, पादप वृद्धि के लक्षण में हम दो चीजें या दो लक्षण पढ़ते हैं। एक तो पादप वृद्धि जो है वो ओपन ग्रोथ का उदाहरण है, खुली प्रकार की वृद्धि है, और खुली प्रकार की वृद्धि के साथ साथ इनडिटर्मिनेट वृद्धि है ना। तो एनसीईआरटी में ये दो शब्द लिखे हुए हैं भाई। पादप वृद्धि की बात करें, पादप वृद्धि की तुलना करें तो पादप वृद्धि को हम खुले प्रकार की वृद्धि कहेंगे, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इसका मतलब पादप की जो वृद्धि है वो जीवन भर चलती रहती है। हां, पूरे जीवन काल में पादप वृद्धि दर्शाता रहता है। अब कैसे सर? पादपों की लंबाई तो एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो पादप में एक तो पादप की लंबाई या हाइट बढ़ती है, बिल्कुल, लेकिन एक समय के पश्चात पादपों की चौड़ाई भी तो बढ़ती है। तो पादपों में लंबाई जब होती है, लंबाई बढ़ती है, तो उसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। यह अपन आंतरिकी एनाटॉमी में पढ़ेंगे बच्चों। जब हम प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें यह प्राथमिक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि जरूर पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए ध्यान रखना, पादपों की अगर लंबाई बढ़ रही है, पादप लंबा बढ़ रहा है, तो वो प्राथमिक वृद्धि है। और पादप जब चौड़ाई में बढ़ रहा है, पादप चौड़ा हो रहा है, होता है ना, जब तना होता है बच्चों, जब पादप छोटा होता है तो उसका तना हरा होता है और पतला होता है। फिर जैसे जैसे पादप बड़ा होने लगता है, वृक्ष का रूप लेने लगता है, तो वो तना चौड़ा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो चौड़ाई बढ़ रही है, उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। पादप में लंबाई बढ़ने को प्राथमिक वृद्धि, चौड़ाई बढ़ने को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, है ना। तो प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि दोनों पादपों में चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसीलिए पादप वृद्धि को अपन खुले प्रकार की वृद्धि कहते हैं और इनडिटर्मिनेट वृद्धि कहते हैं। फिर प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या है पादपों में? पादपों में प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। इसका मतलब पादप की लंबाई या लेंथ में वृद्धि, है ना। प्लांट अगर लंबा हो रहा है, अनुदैर्ध्य वृद्धि दर्शा रहा है, तो वो प्राथमिक वृद्धि है। और अगर पादपों की चौड़ाई बढ़ रही है भाई, चौड़ाई में यानी डायमीटर बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो पादपों की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि, चौड़ाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि, और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए ओपन प्रकार की वृद्धि है, इनडिटर्मिनेट। फिर तीसरी चीज, अगेन ये प्राथमिक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि का विस्तार अपन एनाटॉमी में पढ़ेंगे बच्चों, विस्तार बताऊंगा एनाटॉमी में। तीसरी चीज जो याद रखनी है यहां पर बच्चों कि ये वृद्धि पादपों में किस कारण होती है। पादपों की लंबाई बढ़ती है, पादपों की चौड़ाई बढ़ती है, तो इसमें कौन सी कोशिका या उत्तक काम करते हैं? विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। जो पादप होते हैं, पादप के अलग अलग भाग में जैसे मूल शीर्ष है, प्ररोह शीर्ष है, कलिकाओं का भाग है, ठीक है, यहां पर सब विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं। ये विभाजन करती हैं, विभाजन से पादपों की लंबाई बढ़ती है। फिर विशेष प्रकार की एधा उत्तक होती हैं, केम्बियम, ये पादपों की चौड़ाई बढ़ाते हैं। चौड़ाई बढ़ाते हैं मतलब द्वितीयक वृद्धि में काम करते हैं। ये भी क्या है? विभज्योतक। तो पादपों में मूल शीर्ष, तने शीर्ष पर शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं, साइड में पार्श्व हिस्सों में पार्श्व विभज्योतक होते हैं, और ये सभी विभज्योतक पादपों की प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि में काम करते हैं। इनमें कोशिकाओं में विभाजन होगा और विभाजन से ये वृद्धि करेंगे। तो ये जितने भी विभज्योतक है ना बच्चों, प्राथमिक विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, ये सब हम प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पादप वृद्धि है, प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि,
इसमें विभज्योतक उत्तकें काम करेंगी। ये सब कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? प्लांट एनाटॉमी में। तो अभी के लिए पादपों में वृद्धि हेतु कौन काम करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसे हम कहते हैं विभज्योतक। ये ऐसे उत्तक हैं या कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभाजन होता है। विभाजन से पादप की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि होती है। तो पादपों में वृद्धि हेतु क्या आवश्यक होते हैं, उपस्थित होते हैं? विभज्योतक उपस्थित होते हैं। ये विभज्योतक कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि में काम करेंगे, ये सब अपन प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी के लिए यहां पर क्या पता होना चाहिए? पादप वृद्धि के दो लक्षण, खुले प्रकार की वृद्धि है, इनडिटर्मिनेट वृद्धि है, क्योंकि जीवन भर चलती रहती है, पूरे जीवन पर्यंत पादप में वृद्धि होती रहती है। लंबाई बढ़ने को प्राथमिक वृद्धि, चौड़ाई बढ़ने को द्वितीयक वृद्धि, और वृद्धि में कौन सी कोशिकाएं विभाजन दर्शाएंगी, कौन से उत्तक विभाजन दर्शाएंगे, वो है विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो ये तो पादप वृद्धि के लक्षण देखे। अब पादप वृद्धि को मापा जा सकता है क्या? कैसे मालूम चलेगा कि पादपों में वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि मापक क्या है? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई अपने पास? मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, वृद्धि का मापन। तो सबसे पहले बच्चों एक यंत्र होता है या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पादप वृद्धि को माप सकते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट या यंत्र के द्वारा हम पादप वृद्धि को माप सकते हैं ना, उस यंत्र को हम ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? मैंने याद है ऑक्सिन बताया था बच्चों आपको। तो ऑक्सिन का मतलब ही क्या था? ऑक्सिन का मतलब ही याद है ना? ऑक्सिन का मतलब था ग्रो करना, वृद्धि करना। तो वृद्धि के मापन में जो हम यंत्र या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्जेनोमीटर कहते हैं, क्योंकि ऑक्सो का मतलब ही वृद्धि से संबंधित है। तो पादप वृद्धि को मापने वाला प्रमुख यंत्र क्या होता है? ऑक्जेनोमीटर। अब कैसे वृद्धि को माप सकते हो? आपसे पूछा जाए पादप की वृद्धि को आप कैसे मापोगे? तो सबसे पहली चीज, अगर पादपों में कोशिका की संख्या बढ़ रही है, पादपों में कोशिका की संख्या बढ़ रही है तो वृद्धि है। बिल्कुल सही। तो अगर पादपों में पादपों में यदि कोशिका की संख्या बढ़ रही है बच्चों, कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो यह भी एक वृद्धि का सूचक है। इससे भी आप वृद्धि माप सकते हो। फिर कोशिका की संख्या ना बढ़कर कोशिका की साइज बढ़ रही है, कोशिका का आकार बढ़ रहा है, तो वो भी वृद्धि है ना? तो कोशिका के आकार यानी साइज में बढ़ोतरी, ये भी एक वृद्धि है। तो पादपों में कोशिका की संख्या बढ़ रही है, वो भी वृद्धि है। कोशिका के आकार, साइज बढ़ रही है, वो भी वृद्धि है। अच्छा, आपको मैंने एक पादप कोशिका दे दी और मैंने आपसे कहा कि ये एक पादप कोशिका है, इसमें पता करो वृद्धि कैसे पता करोगे? ये पादप कोशिका में वृद्धि हो रही है या नहीं, कैसे पता करोगे? तो अगर उस पादप कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है, अगर उस पादप कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है, मतलब अंदर कुछ संश्लेषण हो रहा होगा, तो वो भी क्या है? वृद्धि, है ना? तो जीव द्रव्य की वृद्धि,
जीव द्रव्य की वृद्धि यानी प्रोटोप्लाज्म अगर इंक्रीज हो रहा है कोशिका में तो उसे भी क्या कहोगे? वृद्धि कहोगे। फिर पादप की पत्तियां हैं, पादप की पत्तियों का क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वो भी एक प्रकार की वृद्धि है। पराग नलिका, पराग नलिका की लंबाई बढ़ती है। पादपों में जनन में पढ़ेंगे हम, पादपों के जनन में पराग नलिकाएं जो होती हैं नर युग्मक को लेकर जाती हैं, तो पराग नलिका की लंबाई बढ़ना वो भी वृद्धि है। बीज अंकुरण होता है, बीज अंकुरण के दौरान उसका भार बढ़ जाता है, तो बीज अंकुरण के दौरान जो उसका वेट या भार में वृद्धि हो रही है वो भी प्लांट ग्रोथ का उदाहरण है ना। तो ये सब क्या हो गया भाई? पादपों में पत्तियों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, ठीक है। फिर पराग नलिका की लंबाई में बढ़ोतरी, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली बीज अंकुरण में भार की बढ़ोतरी, ये सब किसका उदाहरण हो गया बच्चों? ये सब वृद्धि के मापन हैं। कैसे आप मालूम चलोगे? आपको ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं, ऐसे कौन कौन से सूचक आपको पता चलेंगे, ऐसे कौन कौन सी सूचनाएं हैं जिससे मालूम चलेगा कि वृद्धि हो रही है? तो अगर कोशिका की संख्या बढ़ रही है तो वो वृद्धि है, कोशिका का आकार बढ़ रहा है तो वो वृद्धि है, कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है तो वो वृद्धि है, पत्तियों का क्षेत्रफल, पराग नलिका की लंबाई या बीज अंकुरण के दौरान भार बढ़ रहा है, तो ये सब क्या हैं? ये सब वृद्धि के सूचक हैं। इस सब प्रकारों से आप वृद्धि को माप सकते हो, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई वृद्धि के मापन की। फिर वृद्धि के लिए आवश्यक कारक की बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है भाई? नेक्स्ट, वृद्धि के लिए आवश्यक कारक, ठीक है। तो हम कौन कौन से वृद्धि के लिए जो कारक हैं, कौन कौन से वृद्धि के लिए आवश्यक कारक हैं उसकी बात करेंगे। अब चार प्रमुख कारक हैं जो वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत आसान है। कौन कौन से चार कारक हैं बच्चों? जल, ऑक्सीजन, पोषण और तापमान, है ना भाई। चार प्रमुख कारक हैं जो वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो चार प्रमुख कारक जो वृद्धि के लिए आवश्यक हैं: जल, ऑक्सीजन, पोषण, तापमान। जल क्यों चाहिए? एंजाइम्स जब क्रिया करेंगी तो एंजाइम्स सूखे में तो क्रिया करेंगी नहीं, एंजाइम को क्रिया के लिए जल चाहिए। जल के कारण ही पादप कोशिका या कोई भी कोशिका स्फीत होती है ना। तो कोशिका की स्फीतता के लिए, एंजाइम क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता? जल की। तो जल किस लिए चाहिए भाई? जल चाहिए कोशिका की स्फीतता के लिए, यानी टर्जिडिटी के लिए एवं एंजाइम क्रिया के लिए। है ना। तो कोशिका की स्फीतता के लिए, एंजाइम क्रिया के लिए कौन आवश्यक है? जल आवश्यक है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? श्वसन के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए? कोशिकीय श्वसन के लिए, एटीपी उत्पादन के लिए। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किस लिए चाहिए भाई? ऑक्सीजन की आवश्यकता कोशिकीय श्वसन
एवं एटीपी उत्पादन के लिए। तो कोशिकीय श्वसन और एटीपी उत्पादन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पोषक तत्व क्यों चाहिए? जीव द्रव्य के संश्लेषण के लिए। तो जीव द्रव्य के संश्लेषण के लिए पोषक तत्व चाहिए और तापमान, इष्टतम तापमान चाहिए एंजाइम्स की क्रिया के लिए, है ना? क्योंकि बहुत अधिक तापमान होगा या बहुत कम तापमान होता है तो एंजाइम की क्रिया कम हो जाती है या घट जाती है। तो इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान किस लिए चाहिए भाई? एंजाइम क्रिया के लिए। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई, इसमें कोई नई चीज नहीं है। चार प्रमुख चीजें आपको पता होनी चाहिए, चार प्रमुख चीजें जो वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। जल, ऑक्सीजन, पोषण और तापमान, ये चारों चीजें आपको वृद्धि के लिए आवश्यक होंगी। ठीक है, अब भाई, हां, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से चालू है। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है बच्चों, ग्रोथ जोन्स, वृद्धि के क्षेत्र पादपों में। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल देखो, इस चैप्टर में या तो सवाल पादप हार्मोन से आता है, 95% केसेस में इस चैप्टर से सवाल पादप हार्मोन से आता है। और अगर 5% संभावना हो तो वो 5% संभावना इन ग्रोथ के क्षेत्रों से आ सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ जोन या वृद्धि के क्षेत्र क्या है? अब वृद्धि के क्षेत्र समझने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, एक मूल शीर्ष लेते हैं। समझने के लिए मैं एक जड़ का या मूल शीर्ष का भाग लेता हूं बच्चों। कैसे? इधर एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक मूल शीर्ष का हिस्सा ले लिया। जड़ होती है हमारी, जड़ या मूल, रूट्स, उसका एक शीर्ष वाला हिस्सा ले लिया। इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मेरे पास 3 भाग होंगे। हां, भाग ए, भाग बी और भाग सी। ठीक है, ये मैंने एक क्या लिया है बच्चों, मूल शीर्ष। मूल शीर्ष जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं रूट एपेक्स। मूल शीर्ष का एक भाग लिया है। किस लिए लिया है? ताकि अपन वृद्धि के क्षेत्र को समझ सके। तो वृद्धि के अलग अलग क्षेत्र, मतलब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि वृद्धि के 3 क्षेत्र होंगे। सबसे नीचे वाला ए वाला हिस्सा, बी और सी। तो क्या है वृद्धि या ग्रोथ क्षेत्र में? सबसे पहले ए वाला हिस्सा होता है जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या डिवीजन, यानी ये विभाजन का क्षेत्र है। ठीक है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, यानी इसे कहते हैं विभाजन का क्षेत्र। इसका मतलब ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ए, इसमें विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी। क्या होगा? ये जो विभाजन या मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र है सबसे नीचे वाला, इसमें विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी। अब सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं किसमें पाई जाएंगी? ए क्षेत्र में। अब आप सोचो बच्चों, जो भी कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजन दर्शा रही होंगी उनमें कोशिका भित्ति पतली होगी, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी, सुविकसित केंद्रक होगा और कई सारे प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस होंगे। तो जो विभाजन दर्शाने वाला क्षेत्र है
विभाजन दर्शाने वाला क्षेत्र मतलब सबसे नीचे वाला क्षेत्र, इसमें कौन सी कोशिकाएं होंगी जो सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाएंगी? और सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं की भित्ति पतली होगी, केंद्रक विकसित होगा, अधिक मात्रा में जीव द्रव्य होगा और कई सारे पोषक पदार्थों को स्थानांतरण करने के लिए कई सारे प्लास्मोडेस्माटा होंगे। तो मेरिस्मेटिक डिवीजन में क्या लिखें भाई? मेरिस्मेटिक क्षेत्र में क्या है आपके पास? इसमें सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं हैं। है ना? और जो सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं हैं, क्या क्या लक्षण होंगे बच्चों? सबसे पहले उनकी भित्ति जो है वो पतली होगी, केंद्रक सुविकसित केंद्रक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य होगा और कई सारे प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शंस होंगे। अधिक संख्या में क्या मिलेंगे बच्चों? अधिक संख्या में प्लास्मोडेस्माटा। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाला क्षेत्र हो गया विभाजन का क्षेत्र। फिर विभाजन के क्षेत्र के ऊपर चलें, विभाजन के क्षेत्र के ऊपर चलें, बी वाला हिस्सा, वो है दीर्घीकरण का क्षेत्र, है ना? तो अब सेकंड क्या आ गया? बी। उसे कहते हैं, अंग्रेजी में तो कहते हैं बच्चों जोन ऑफ एलोंगेशन, और उसे हिंदी में कहते हैं दीर्घीकरण का क्षेत्र। ठीक है। अब दीर्घीकरण का क्षेत्र क्या होगा? इसमें कोशिकाओं की साइज बढ़ेगी। अब कोशिका की साइज बढ़ेगी और रिक्तिका निर्मित होंगी। कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका का निर्माण होगा, वैक्यूल्स का, और कोशिका का आकार बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा भाई? एक सेकेंड, तो यहां पर रिक्तिका यानी वैक्यूल्स का निर्माण, रिक्तिका का निर्माण होगा एवं कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, है ना? तो कोशिका के आकार में, कोशिका की साइज बढ़ेगी, आकार में वृद्धि होगी और रिक्तिका का निर्माण होगा दीर्घीकरण के क्षेत्र में। और फाइनली आखिरी, ठीक है, फाइनली आखिरी हिस्सा, ये सबसे ऊपर की तरफ, ये सी भाग, सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, उसे क्या कहेंगे? परिपक्वन का क्षेत्र या जोन ऑफ मैच्योरेशन। उसे हम कहेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन का क्षेत्र। तो परिपक्वन का क्षेत्र या जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब परिपक्वन का क्षेत्र या जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा? सुनो, सबसे नीचे वाले भाग में, सबसे नीचे वाला भाग विभाजन का था, जहां पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही थी, सक्रिय रूप से विभाजन हो रहा था। उससे ऊपर वाला क्षेत्र दीर्घीकरण का क्षेत्र है, कोशिकाओं की साइज बढ़ गई। अब सबसे ऊपर वाला जो भाग है, इसमें कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी। अब वो कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी, वो एक निश्चित कार्य दर्शाएंगी। इसका मतलब परिपक्वन के क्षेत्र में विभेदित कोशिकाएं होंगी। कैसी कोशिकाएं होंगी? विभेदित कोशिकाएं। विभेदित कोशिकाओं का मतलब जो विभाजन नहीं करती, एक निश्चित कार्य दर्शाती है। तो यहां पर इस क्षेत्र में कौन सी कोशिकाएं होंगी बच्चों?
विभेदित कोशिकाएं उपस्थित, विभेदित कोशिकाएं उपस्थित, जिसका मतलब ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, इनमें विभाजन नहीं है लेकिन एक निश्चित कार्य दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? जोन ऑफ मैच्योरेशन। अच्छा, अब कि जिस तरह का, सुनो, जिस तरह की ये कोशिकाएं कार्य दर्शाएंगी, हर एक कोशिका का एक निश्चित कार्य होगा, तो जिस तरह का कार्य कोशिका दर्शाएंगी उसके अनुरूप ही उनमें रूपांतरण होगा। जैसे कोशिका भित्ति मोटी होगी या पतली होगी, कितनी मोटी होगी, जीव द्रव्य की मात्रा कितनी ज्यादा या कितनी कम होगी, कोई और प्रकार का रूपांतरण होगा या नहीं, यह सब कौन तय करेगा? भित्ति अधिक मोटी है या कम मोटी है, जीव द्रव्य में कोई रूपांतरण है या नहीं है, किसी अलग प्रकार की लक्षणों की जरूरत है या नहीं है, यह कौन निर्धारित करेगा? कोशिका का कार्य। जैसे जाइलम है, जाइलम का काम क्या है बच्चों? पानी को खींचना। वाष्पोत्सर्जन अपन ने पढ़ा था ना रसारोहण में, रसारोहण में पानी और खनिज जाइलम के द्वारा जा रहे थे, तो जाइलम को ऋणात्मक रूप से पानी खींचना है, तो उनकी भित्ति इलास्टिक और मोटी होगी और उनमें जीव द्रव्य बिल्कुल नहीं होगा ताकि पानी आसानी से ऊपर चढ़ सके। तो इनमें ये जो भित्ति का रूपांतरण है, जीव द्रव्य का रूपांतरण है, ये किस आधार पर तय हुआ? उनके कार्य के आधार पर तय हुआ। तो यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर कोशिका भित्ति की मोटाई यानी थिकनिंग, जिसे आप हिंदी में कहते हो स्थूलन, जीव द्रव्य रूपांतरण देखा जाता है ना। तो इन कोशिकाओं में ये कोशिकाएं किस प्रकार का कार्य दर्शाएंगी? जिस प्रकार का कार्य दर्शाएंगी उस आधार पर कोशिका भित्ति के स्थूलन होंगे, उस आधार पर जीव द्रव्य का रूपांतरण देखा जाएगा, है ना। जैसे जाइलम की जो ट्रैकीड्स होती हैं, वाहिनिकाएं, तो जाइलम की वाहिनिकाएं जो हैं उनमें जीव द्रव्य है ही नहीं, जीव द्रव्य नहीं होता और इलास्टिक मोटी भित्ति होती है ना। तो जाइलम की वाहिनिकाओं में इलास्टिक मोटी भित्ति और जीव द्रव्य नहीं होने का क्या फायदा है? इसी कारण वो जल को खींच पाते हैं। भाई खींचता तो वाष्पोत्सर्जन है, लेकिन जल ऋणात्मक दाब में ऊपर जा रहा है, इसलिए क्योंकि वाहिनिकाओं में कोई जीव द्रव्य नहीं है और भित्ति भी इलास्टिक है, तो इस कारण जल आसानी से ऊपर पहुंच पाता है। तो वापस देखें भाई, क्या बात की अपन ने? हमने बात की है वृद्धि क्षेत्र की, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वृद्धि क्षेत्र की अपन ने इंपॉर्टेंट बात की। विभाजन वाला क्षेत्र, विभाजन वाला क्षेत्र कौन सा था? विभाजन का क्षेत्र सबसे नीचे वाला, उसके बाद एलोंगेशन दीर्घीकरण वाला क्षेत्र बी उससे ऊपर, और परिपक्वन यानी मैच्योरेशन वाला क्षेत्र सबसे ऊपर। जो सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं हैं वो विभाजन क्षेत्र में होंगी, उनकी भित्ति पतली, केंद्रक विकसित, अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य और प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। उससे ऊपर जो एलोंगेशन दीर्घीकरण वाला क्षेत्र है उसमें कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, रिक्तिका निर्मित होंगी, और सबसे ऊपर वहां पर विभाजन नहीं होगा, विभेदित कोशिकाएं होंगी जो निश्चित कार्य दर्शाएंगी, और कार्य के आधार पर उनमें जीव द्रव्य रूपांतरण और कोशिका भित्ति के स्थूलन देखे जाएंगे, है ना बच्चों। तो यह अपन ने किसकी बात कर ली भाई? वृद्धि के क्षेत्र की बात कर ली। ठीक है, अब वृद्धि के क्षेत्र की बात के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ के प्रकार,
या जिसको हम वृद्धि के प्रकार, ठीक है। अब वृद्धि के प्रकार में बच्चों हम दो प्रकार की वृद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। यह प्रकार की वृद्धि आपको मैंने कोशिका विभाजन में बता रखी है बच्चों, वापस आया ये चीज। इसको हम एक बार तो कोशिका विभाजन में पढ़ चुके हैं। एक एरिथमेटिक ग्रोथ जिसे अंकगणिकी वृद्धि कहते हैं बच्चों, और एक होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चरघातांकी वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की वृद्धि पादपों में पढ़ेंगे बच्चों अपन। दो प्रकार की वृद्धि कौन सी है पादपों में? दो प्रकार की वृद्धि पादपों में एरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल वृद्धि। तो वृद्धि बच्चों पादपों में कितने प्रकार की है? दो प्रकार की वृद्धि है, एक एरिथमेटिक वृद्धि और एक एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है। यह हमने कोशिका विभाजन में पढ़ा हुआ है। सुनो कैसे याद आ जाएगा आपको। यह मान लो एक कोशिका है बच्चों, अब इस कोशिका में विभाजन होगा, ठीक है। इस कोशिका में विभाजन होगा तो ये कोशिका विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाएंगी। एक कोशिका में विभाजन हुआ, विभाजन होकर कितनी कोशिकाएं बनी? दो कोशिकाएं। अब इन दोनों में से एक कोशिका विभाजन नहीं करेगी। इनमें से अब दोनों कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी, दोनों में से एक ही कोशिका विभाजन करेगी। तो एक कोशिका ने विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाई। अब ये पहली कोशिका तो विभाजन करेगी नहीं, एक कोशिका में तो विभाजन नहीं होगा, केवल एक ही कोशिका में होगा। तो वो कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाएंगी। अब इसने दो कोशिकाएं बनाई, फिर एक कोशिका में विभाजन नहीं होगा, फिर एक कोशिका में विभाजन नहीं होगा। तो आगे चलकर फिर एक ही कोशिका विभाजन करेगी। तो अब क्या हो गया? पहली दो कोशिकाएं तो विभाजन करेंगी नहीं। अब ये कोशिका विभाजन करेगी तो ये कोशिका विभाजन से दो और कोशिकाएं बनाएंगी। पढ़ा था सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में ये बता रखा है। तो इसमें क्या हुआ? एक विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, लेकिन दो में से एक ही कोशिका आगे वापस विभाजन करेगी। तो इसने विभाजन किया, फिर दो बनी, उसके बाद फिर एक ही कोशिका विभाजन करेगी। तो एक विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनी? दो विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनी? तीन विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनी? 4। मतलब इस प्रकार के वृद्धि में यदि आपको n कोशिकाएं बनानी हो तो n कोशिकाओं के लिए कितने विभाजन? n-1 विभाजन चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की वृद्धि को एरिथमेटिक डिवीजन कहते हैं। एक विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, दोनों कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी। दो में से एक कोशिका विभाजन नहीं करेगी, केवल एक ही करेगी। फिर अगला विभाजन से दो बनेंगी, फिर उसमें से एक विभाजन करेगी, एक नहीं। तो इस प्रकार से n कोशिकाओं के लिए कितने विभाजन की जरूरत होगी? n-1। ये एरिथमेटिक वृद्धि है। तो इसका ग्राफ बनाएं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? सीधी स्ट्रेट लाइन, समय ले लो t और l ले लो लेंथ। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी भाई। कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन। मतलब लेंथ t समय पर कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन से। ये लेंथ t समय पर है,
लेंथ प्रारंभिक लेंथ LO का मतलब प्रारंभिक लंबाई, LO का मतलब प्रारंभिक लंबाई है, LT मतलब T समय पर लंबाई है, तो R क्या हो गई? एरिथमेटिक ग्रोथ। R क्या हो गई भाई? एरिथमेटिक रेट डिवीजन का। और कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और इस प्रकार का विभाजन कहां देखा जाएगा? मूल दीर्घीकरण में। ऐसा विभाजन कहां देखा जाता है? मूल दीर्घीकरण में देखा जाएगा। ठीक है, कहां देखा जाएगा बच्चों? मूल दीर्घीकरण में देखा जाएगा। तो एरिथमेटिक डिवीजन में n कोशिकाओं के लिए कैसा विभाजन होगा? n-1। ये इसकी ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन क्या होगी? लेंथ निकालनी है t समय पर, तो ओरिजिनल लेंथ होगी प्लस RT। हां, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल तो ये आएगा n कोशिकाओं के लिए n-1 विभाजन। 128 कोशिकाएं बनानी है, 128 कोशिकाएं एरिथमेटिक डिवीजन में बनानी है। कितने विभाजन चाहिएंगे? 127। इस पे प्रश्न अपन ने न्यूमेरिकल प्रश्न सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे सवाल इसको मैंने सेल डिवीजन में कराए हैं बच्चों। फिर दूसरे प्रकार की वृद्धि कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरे प्रकार की वृद्धि कौन सी है बच्चों? एक्सपोनेंशियल। हां, ये एक कोशिका विभाजन करेगी, तो विभाजन करेगी तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। फिर विभाजन इन दोनों कोशिकाओं में होगा तो 4 कोशिकाएं बनेंगी। फिर ये इन सभी में विभाजन होगा तो 4 से 8 कोशिकाएं बनेंगी। हां, इस विभाजन को ही क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं, 2 विभाजन तो 4, 3 विभाजन तो 8, 4 विभाजन तो 16, 5 विभाजन 32। मतलब यहां पर अगर आपको यहां पर अगर आपको कुल कोशिकाएं निकालनी है ना भाई, यहां पर अगर कुल कोशिकाएं निकालनी है बच्चों, तो सूत्र क्या होगा? 2 की पावर n। कुल कोशिका निकालनी है तो सूत्र क्या होगा? 2 की पावर n। n क्या हो गया? n मतलब कुल विभाजन, है ना भाई? n क्या हो गया? कुल विभाजन। तो एक विभाजन तो 2 कोशिकाएं, 2 विभाजन 4 कोशिकाएं, 3 विभाजन 8 कोशिकाएं, 4 विभाजन 2 की पावर 4 16, 6 विभाजन 2 की पावर 6 64। तो इस तरह के विभाजन को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसका ग्राफ बनाएं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अगर हमको ग्राफ बनाना हो, t समय पर, यहां पर मैंने W ले लिया, मतलब भार, वेट, तो इसमें बच्चों S आकार का ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? S आकार का सिग्मोइड ग्राफ बनेगा भाई। कैसा ग्राफ बनेगा? S आकार का, S शेप का सिग्मोइड ग्राफ। अब ये सिग्मोइड ग्राफ में बच्चों देखो 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो लैग अवस्था आएगी, फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल अवस्था आएगी, सर्वाधिक वृद्धि वाली, और फिर स्टेशनरी अवस्था, स्थायी अवस्था। कोई भी कोशिका है ना बच्चों, कोई भी कोशिका सीधे विभाजन नहीं करेगी। कोई भी कोशिका सबसे पहले थोड़ा अनुकूलन दर्शाएगी,
तो जो अनुकूलन दर्शाने वाली अवस्था है ना, जब कोशिका नए वातावरण के लिए अनुकूलित होगी तो वो लैग अवस्था है, तब वो अधिक वृद्धि नहीं दर्शाएगी। फिर अनुकूलित होने के बाद सर्वाधिक वृद्धि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जो 2 की पावर n वाला सूत्र है वो इस एक्सपोनेंशियल वृद्धि में दर्शाएगा। और धीरे धीरे फिर कोशिकाएं विभाजन कम कर देंगी, कोशिकाएं मृत होने लग जाएंगी। तो जितनी नई बनेंगी उतनी मृत हो जाएंगी। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? स्टेशनरी अवस्था। जितनी नई कोशिकाएं बनेंगी उतना वापस मरने लग जाएंगी। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? स्टेशनरी अवस्था। और इसका जो इक्वेशन है वो होता है ये, इसमें एक्सपोनेंशियल डिवीजन है ERT। कौन सा डिवीजन आ गया बच्चों? एक्सपोनेंशियल डिवीजन है, ERT वाला डिवीजन होगा। और ये कहां देखी जाएगी? इस प्रकार की वृद्धि सभी जीवों में यह वृद्धि होती है। हम तो पादपों में पढ़ रहे हैं, लेकिन पादपों के अलावा जंतु पूछा जाए, जीवाणु पूछा जाए, कवक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सामान्यतः हर पादप कोशिका इसी प्रकार का विभाजन दर्शाएगी। सबसे पहले नए वातावरण में अनुकूलित होंगी, लैग अवस्था, फिर सर्वाधिक विभाजन दर्शाएगी, एक्सपोनेंशियल अवस्था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। फिर जितनी नई कोशिकाएं बनेंगी उतनी मरने भी लग जाएंगी। तो मृत्यु दर और नए निर्मित होने की दर बराबर हो जाएगी, स्टेशनरी फेज। तो इस प्रकार की वृद्धि सभी जीवों में देखी जाएगी, पादप हो, जंतु हो, कवक, जीवाणु, सभी में यह प्रकार की वृद्धि देखी जाएगी। और यह वृद्धि कब? एरिथमेटिक वृद्धि केवल मूल दीर्घीकरण में एक ही जगह देखी जाती है बच्चों। केवल जब मूल दीर्घीकरण होगा तो यह एरिथमेटिक वृद्धि होगी पादपों में, बाकी सभी में एक्सपोनेंशियल वृद्धि ही देखी जाएगी। है ना बच्चों? तो आई होप आज तक का सिस्टम क्लियर होगा। आज अपन ने किन चीजों की बात की है बच्चों? सबसे पहले तो इथाइलिन हार्मोन बाकी था, हमने उसके कार्य देखे। फिर पादप वृद्धि के लक्षण देखे हैं, बेहद आसान चीजें देखी आज तो हमने पादप वृद्धि की परिभाषा देखी, पादप वृद्धि को कैसे मापा जाता है यह अपन ने देख लिया, वृद्धि के लिए आवश्यक कारक जो चाहिए वो अपन ने देख लिए। फिर इंपॉर्टेंट वृद्धि के क्षेत्र देखे अपन ने, 3 प्रमुख क्षेत्र जो वृद्धि के थे वो देखे। और फाइनली वृद्धि के प्रकार अपन ने देख लिए। 2 मुख्य प्रकार हैं, एरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल वृद्धि हमने देख ली है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे और दीप्तकालिता की बात करेंगे, फोटो पीरियोडिज्म की। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।